बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टूक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, डीजी आईएसपीआर और डीजी आईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तीन निकात जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया, जानबूझकर डाउन प्ले किया गया। ये निकात क्या हैं और इसकी रेलेवेंसी क्या है पाकिस्तान की सियासत के साथ। दूसरी चीज जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आधा घंटे पहले क्या होता रहा और फिर ठीक 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद क्या हुआ, ये भी अपने सुनने वालों के सामने ये टाइमलाइन रखेंगे और हकाइक से जो है वो पर्दा उठाएंगे। और फिर जो सबसे अहम बात, अरशद शरीफ साहब की शहादत से पहले उनका एक वीडियो पैगाम और फिर शहादत से जुड़ी हुई एक वीडियो जो है वो भी हम प्रोग्राम में इसकी हकीकत भी रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे अहम बात, आज ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि डीजी आईएसआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवालात के जवाब दिए। पहले मुद्दा बयान किया गया और फिर सवालात के जवाब उन्होंने दिए। मैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो सवालात हैं हमारे और जो तीन निकात जिनका हमने जिक्र किया, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया ये बताना बहुत ही जरूरी है। राय साहब, डीजी आईएसआई कहते हैं कि जनाब गलती हुई है और फिर वो ये भी कहते हैं कि न्यूट्रल्स जानवर मीर जाफर या मीर सादिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम से इनकार कर दिया था। अगर आपका सिपा सलार गद्दार है तो माजी में आप उनसे क्यों मुलाकातें करते रहे, उनकी तारीफों के पुल क्यों बांधते रहे, ये डीजी आईएसआई ने कहा। फिर वो ये भी कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए साबिका हुकूमत ने आर्मी चीफ को गैर मुइना मुद्दत तक तोसी का कहा, ये भी उन्होंने बात कही। और फिर और भी बातें वो करते हुए नजर आए जिसमें उन्होंने ये कहा अरशद शरीफ साहब के हवाले से कि वो एक नडर सहाफ़ी थे और एक शहीद फौजी के भाई थे। अरशद शरीफ की मौत इंतहाई अंधोनाक वाकया है। देखना होगा कि मरहूम अरशद शरीफ की मौत के हवाले से अब तक क्या हकाइक जो है वो सामने आई। ये जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने ये बात कही। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ थ्रेट अलर्ट्स जारी किए गए केपी हुकूमत की तरफ से, उसका जिक्र भी किया गया। फिर एक टेलीविजन चैनल के मालिक का नाम लेकर कहा गया कि उनका क्या ताल्लुक है इस पूरे वाक़े के साथ। फिर मजीद कुछ हकाइक से भी उन्होंने पर्दा उठाया है। राय साहब, जो सबसे अहम बात यह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे मौके पर की गई जब पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी मार्च होने जा रहा है और इस मार्च की हकीकत आपके सामने है। पाकिस्तान का हर शख्स, हर फर्द कल सड़क पर होगा। खान साहब जिस तरह की मोबिलाइजेशन कर रहे हैं और लोगों में आगही ज्यादा आ चुकी है। अच्छा, जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम है वो ये कहते हैं कि आज अपनी जात के लिए नहीं बल्कि इदारे के लिए सामने आया हूं। मार्च में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में गैर मुइना मुद्दत की पेशकश मेरे सामने की गई थी। ये उन्होंने खुद कहा कि ये जो पेशकश की जा रही थी पुरानी हुकूमत, जो पिछली हुकूमत थी, वो उनके सामने की गई, जिसे जनरल कमर जवेद बाजवा ने ठुकरा दिया। और फिर आप रात के अंधेरे में आर्मी चीफ से मिलते हैं और फिर और भी उन्होंने कुछ बातें जो हैं इस जो लसपेला हादसा जो हुआ हेलीकॉप्टर का, उसका जिक्र किया। और उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी अपनी ज़ात होती तो शायद मैं ना आता, क्योंकि मामला इदारे का है इसलिए मुझे आना पड़ा। किसी को मीर जाफर और मीर सादिक कहा गया जिसकी हम मजम्मत करते हैं। आपका सिपलार गद्दार या मीर जाफिर हो तो फिर आपने माजी में जो कुछ किया ऐसा क्यों हो रहा था। अब राय साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, कुछ उनके यानी इदारे के खिलाफ कुछ गलत नारे लगाए गए और इदारे के खिलाफ नारों की मजम्मत वजीर आजम, वजीर कानून, वजीर खारजा ने भी की। हुकूमत बैनुल अक़वामी तौर पर जिसको भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाना चाहती है बना सकती है। अच्छा, बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं चाहूँगा कि वन बाय वन मैं उसको सवालात की शक्ल में आपके सामने रखूँ। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम बात यह है कि जो सवालात उठाए गए, मुझे ऐसा लगा कि सवालात उठा दिए गए। एक
क्योंकि आज ये लफ्ज उन्होंने भी इस्तेमाल किया, बयानिए का। ऐसा लगा कि एक बयानिया बनाया जा रहा है। लॉन्ग मार्च से पहले कल एक फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अब मजीद किरदार भी सामने आएंगे। रिएक्शन आएगा इसका, किस हद तक आ सकता है? क्योंकि खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका एक इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें उन्होंने जवाब भी दिया है। जवाबात आएंगे, और जवाबात क्या कुछ हद तक आ चुके हैं जिस तरफ इन्होंने सवालात जो है वो उठाए हैं? जी राय साहब। देखिए आशमी साहब, 4 जो अहम तरीन नुकात थे डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, खास तौर पर जो नुकात डीजी आईएसआई ने उठाए, उन नुकात के अगर जवाबात तलाश किए जाएं तो वो जवाबात मौजूद भी हैं और बड़े दिलचस्प भी हैं। सबसे पहले तो एक जो ट्विटर पर ट्रेंड चले डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और फिर आलमी सतह पर जो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड चले, और जिस तरीके से फिर बाकी जो गैर मुल्की मीडिया है उसने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हाईलाइट किया, तो बतौर सहाफी मुझे लगता है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डीजी आईएसआई पस मंजर में रहकर काम कर रहे थे, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इससे हमारे जो मुल्क दुश्मन है, हमारी जो फौज के दुश्मन है, असल में उनको फायदा हुआ है या उन्होंने इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया है। अच्छा, अब आ जाएं 4 अहम तरीन सवालात और उनके जो जवाबात हैं वो किस नौयत के हैं। मिसाल के तौर पर डीजी आईएसआई ने एक सवाल ये उठाया कि रात के अंधेरे में इमरान खान साहब मिलते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, और दिन के वक्त वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए या फौजी क़यादत के लिए कोई गलत किस्म के अल्फाज या नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, या मीर जाफर या मीर सादिक उनको कहते हैं। अब इसमें आशमी साहब एक अहम नुक्ता यह है कि शहबाज शरीफ के मुतल्लिक तो ये एक ओपन सीक्रेट है कि शहबाज शरीफ ताकतवर हलकों से फौजी क़यादत से मिलते रहे। इमरान खान साहब ने जो उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई, उसको तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान मुलाकात के 3-4 दिन के बाद तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा कि हाँ मुलाकात हुई है और मैं इस मामले पर झूठ नहीं बोलूंगा। फिर इमरान खान साहब के जिस मुतालबे के मुतल्लिक कहा गया कि हम उनका गैर आईनी गैर कानूनी मुतालबा नहीं मान रहे थे, तो ये मुतालबा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि डीजी आईएसआई का इशारा शायद इस जानिब था कि इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन के लिए ये चाह रहे थे कि फौज अपना असर रसूख इस्तेमाल करे, और ये उन्होंने मुतालबा डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने रखा। लेकिन हाशमी साहब, इमरान खान साहब का तो पब्लिक में भी यही स्टैंस है। इमरान खान साहब का हर जलसे में वो ये कहते हैं, इदारों को पुकार कर, न्यूट्रल्स को पुकार कर कि आपके पास ताकत है, आपको पता है कि ये जो करप्ट टोला है इसने 30 साल इससे पहले हुक्मरानी की, 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया, आपके पास इनकी करप्शन की फाइल्स भी मौजूद हैं। अब चूंकि ताकत आपके पास है, असर रसूख आपके पास है, 75 साल से आपका सियासत पर असर रसूख है, तो इसलिए आप इलेक्शन की राह हमवार करें। इसका मतलब यह है कि जनाब बाजवा के सामने इमरान खान साहब ने जो अपना मुतालबा या जो भी नुक्ता रखा वो वही नुक्ता था जो इमरान खान साहब सरेआम जलसों में भी यही कहते रहे, न्यूट्रल्स को मुखातिब करते हुए कि इलेक्शन के लिए राह हमवार करें। आपके स्टेक्स और पाक फौज के स्टेक्स इस मुल्क में हैं, पाक फौज के जवान इस मट्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो शरीफ खानदान है, ये जरदारी खानदान, इन्होंने मुश्किल वक्त में, और पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया तो इन्होंने भाग जाना है। अब एक तो जवाब ये है। दूसरा ये कि अरशद शरीफ साहब के मुतल्लिक डीजी आईएसआई साहब ने यह कहा, जनरल नदीम अंजुम ने, कि उनको पाकिस्तान के अंदर जान का खतरा नहीं था, उनकी जिंदगी को खतरा नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि दुबई से उनको डीपोर्ट करवाने के लिए कोई रियासती इदारे ने या हुकूमत पाकिस्तान ने या रियासत पाकिस्तान ने दबाव नहीं डाला या दुबई को यह नहीं कहा, दुबई की हुकूमत को, कि उनको डीपोर्ट कर दिया जाए। अब इसके 2 नए जवाबात सामने आए हैं। एक जवाब तो यह सामने आया जो कि काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में आज के दिन में सामने आया। उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ साहब के पास अभी 12 दिन का मजीद वीजा मौजूद था दुबई का। ऐसा नहीं है कि उनका वीजा एक्सपायर हो गया था।
यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जितना उनका वीजा था उतने दिन अरशद शरीफ साहब रहे, उसके बाद वो कीनिया गए। लेकिन काशिफ अब्बासी साहब जो कि अरशद शरीफ साहब के दोस्त भी हैं, एक ही चैनल में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि 12 दिन का अभी उनके पास वीजा बाकी था, लेकिन फिर उनको बड़े पुरस्कार हालात में दुबई से जाना पड़ा। इंडिकेट उन्होंने यही किया कि दुबई से वो मजबूरी की हालत में निकले और इशारा यही था कि दुबई की हुकूमत को कहा गया कि अरशद शरीफ साहब को डिपोर्ट किया जाए। अच्छा, फिर काशिफ अब्बासी साहब ने जो बात की गई थी कि क्या अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान के अंदर धमकियों का सामना था, तो एक ईमेल का एक स्क्रीनशॉट भी उन्होंने अपने प्रोग्राम में चलाया, जिसमें अरशद शरीफ शहीद ने अपनी ईमेल में आलमी इदारों को मुखातिब किया था और आलमी इदारों को मुखातिब करते हुए जो सहाफत से जुड़े हुए और इंसानी हकूक से जुड़े हुए जो इदारे थे उनको मुखातिब करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी जान को पाकिस्तान के अंदर खतरा है, उन्हें मारा जा सकता है, उनकी जान ली जा सकती है। तो इसका मतलब यह है कि अरशद शरीफ साहब जो कि अब शहीद हो गए हैं, वो खुद कह रहे थे और उनके खदशात भी दुरुस्त साबित हो गए कि मेरी जान को खतरा है। तो ये ईमेल, इसका स्क्रीनशॉट भी अब काशिफ अब्बासी साहब ने अपने प्रोग्राम में चला दिया कि ये एक हकीकत है। अच्छा, इसमें तीसरे नुक्ते का जवाब यह है कि क्या यह हकीकत नहीं है कि अरशद शरीफ साहब के ऊपर 15 के करीब FIR थी, उनके ऊपर दहशतगर्दी, गद्दारी, बगावत जैसे मुकदमात थे, और आज भी हाशमी साहब यानी 24 घंटे पहले, आज से 24 घंटे पहले उनके ऊपर जो मुकदमात थे उसकी एक हियरिंग भी फिक्स थी, उसकी समाअत भी फिक्स थी। तो ये जो मुकदमात थे, ये क्या दुबई की हुकूमत ने कायम किए थे, कीनिया की हुकूमत ने कायम किए थे? ये जाहिर है कि राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने कायम किए थे, या जो उनका तासुर था कि इदारों के कहने पर हमने ये मुकदमात कायम किए, क्योंकि ये जो राना सनाउल्लाह हैं और मरियम नवाज, ये इदारों के कांधे पर रखकर भी बंदूक चला रहे हैं। कई मामलात पर हमने देखा है कि ये फौज के कांधे पर भी रखकर बंदूक चलाते हैं। लेकिन बहरहाल अरशद शरीफ साहब पर जो 15 के करीब FIR थी, क्या वो हकीकत नहीं है? और अगर पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर 15 FIR जिनके मतन में गद्दारी जैसे मुकदमात का जिक्र किया गया, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि अरशद शरीफ साहब की जान को पाकिस्तान के अंदर शदीद खतरा था। अच्छा, उसके बाद एक स्क्रीनशॉट जो अरशद शरीफ साहब की आखिरी चैट का सामने आया है, वो स्क्रीनशॉट भी बड़ा अहम है, क्योंकि ये जो चैट है ये अरशद शरीफ साहब ने खुद लिखी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई कीनिया की पुलिस ने जारी कर दी हो, ये उनका हैंड रिटन एक चैट है। और इसमें यह बताया गया कि एक उनका जो पहले व्हाट्सएप चल रहा था, जब वो पाकिस्तान से जाने वाले थे, तो उससे पहले उनका व्हाट्सएप बंद हुआ। उसके बाद जब वो पाकिस्तान चले गए तो उन्होंने अपनी लोकेशन को खुफिया रखने के लिए अपना व्हाट्सएप बंद कर दिया। तो मीनवाइल उनकी ट्वीट्स जो हैं वो आ रही थी, उनका ट्विटर अकाउंट चल रहा था। तो शीरी मजारी ने अब यह बताया कि उनके ट्विटर अकाउंट पर डायरेक्ट मैसेज का जो एक ऑप्शन होता है, वहां पे मैंने अरशद शरीफ को मैसेज किया कि आप कहां पर हो। मैंने उनसे यह भी कहा कि जिस बैकग्राउंड के साथ आप अपने वीलॉग अब कर रहे हो, ये जो आखिरी 4-5 वीलॉग आपने किए हैं, इन वीलॉग्स के बैकग्राउंड से आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। तो उस पर शीरी मजारी ने उस स्क्रीनशॉट को दिखाया, वो जो चैट थी उसका स्क्रीनशॉट दिखाया, जिसमें अरशद शरीफ साहब कह रहे थे कि उन्होंने मेरे पीछे कातिल भेजे हैं। ये लफ्ज थे अरशद शरीफ साहब के इस चैट में, उन्होंने मेरे पीछे कातिल भेजे हैं और मैं इस वक्त छुपा हुआ हूं। तो अरशद शरीफ साहब ने अपनी शहादत से 3 दिन पहले जो शीरी मजारी के साथ उनकी बात हुई ट्विटर के DM में डायरेक्ट मैसेजिंग के ऊपर, वहां पर अरशद शरीफ साहब ने बताया कि उनकी जान को खतरा है। तो सबसे ज्यादा किसको पता हो सकता था कि अरशद शरीफ साहब की जान को खतरा है या नहीं? सबसे ज्यादा किसके अल्फाज पर एतमाद किया जा सकता है? यानी यह कहा गया कि KP से एक थ्रेट लेटर जारी किया गया, जिस तरह से DG ISPR ने और DG ISI ने यह कहा कि KP की गवर्नमेंट ने एक थ्रेट लेटर इशू किया और इसके ऊपर उन्होंने पाक फौज से कंसल्ट नहीं किया या पाक फौज से या ISI के साथ कोई मालूमात शेयर नहीं की। अव्वल तो ये मालूमात जरूर शेयर की जानी चाहिए थी। अभी देखना है कि KP की हुकूमत का इसके ऊपर क्या रद्द अमल आता है
और क्या वाकई ये मालूमात शेयर नहीं की गई थी। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि अरशद शरीफ साहब के अपने स्टेटमेंट्स, उनके अपने ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, अभी भी देखे जा सकते हैं। जब वो पाकिस्तान में भी थे तो उनके कई ट्वीट्स ऐसे थे कि नामालूम अफराद मेरे घर आ गए हैं, मेरे घर के अतराफ चक्कर लगा रहे हैं, मेरे घर का उन्होंने मुहासरा कर रखा है। और कई मर्तबा उन्होंने इस तरह के भी ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने बताया कि हो सकता है कि मुझे मार दिया जाए। तो इसका मतलब यह है कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान के अंदर जिंदगी को और उनकी जान को खतरात तो लाक थे। यह बात भी 100% ठीक है। अब आ जाए एक्सटेंशन के मामले पर कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इमरान खान साहब ने कहा कि हम आपको एक और एक्सटेंशन दे देते हैं। तो इससे पहले भी इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी थी। अब असद उमर साहब ने उसकी वजाहत यह की है कि इमरान खान साहब ने यह कहा था कि अगर एक एक्सटेंशन की वजह से ये रजीम चेंज की जा रही है, जो इमरान खान साहब का अपना बयानिया था, तो वो एक्सटेंशन हम दे देते हैं ताकि मुल्क में ये जो इंतशार पैदा हो सकता है, ये जो एक हमारी मईशत कोलैप्स हो जाएगी, उससे बचा जा सके। तो इसके ऊपर भी असद उमर ने वजाहत की है। और चौथा जो बहुत अहम नुक्ता है वो ये कि पाक फौज की क़यादत के खिलाफ कोई बयानिया बनाया गया या पाक फौज की क़यादत के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिससे कोई दुश्मन ने फायदा उठाया। तो हाशमी साहब, मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बराह रास्त नाम लिया था। इमरान खान साहब ने कभी भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम नहीं लिया। इमरान खान साहब ने कभी भी DGISI जनरल नदीम अंजुम का नाम नहीं लिया। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने बार बार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया, एक मर्तबा नहीं दर्जनों मर्तबा। और उस वक्त के जो DGISI थे जनरल फैज हमीद, उनका नाम भी दर्जनों मर्तबा लिया। और यहां तक कहा कि जनरल बाजवा, आप पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं, आपने इलेक्शन में धांधली करवाई, जनरल फैज हमीद ने अदालतों से जबरदस्ती फैसले लिए, हम जब इक्तदार में आएंगे तो आर्टिकल 6 के तहत जनरल बाजवा आपके खिलाफ हम गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर गद्दारी का इल्जाम आयद किया। और उस वक्त हम सब ने देखा कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पूरी फौजी क़यादत के लिए एक ढाल बने हुए थे, अपनी फौज के लिए ढाल बने हुए थे। और पूरा PTI के जो लोग हैं, जो सपोर्टर हैं, इनको उस वक्त जब ये फौज का दिफा कर रहे थे तो नून लीग के लोग ये कहते थे कि आप 5th जनरेशन वार के सिपाही बन गए हैं, आप तो पाक फौज के कहने पर हमारे खिलाफ ट्वीट्स करते हैं। यानी फौज के खिलाफ जो बयानिया मियां नवाज शरीफ ने बदतरीन तारीख का बयानिया बनाने की कोशिश की, उसको नाकाम बनाने में PTI ने और इमरान खान साहब ने अहम किरदार अदा किया। तो उस वक्त तो हालांकि बदतरीन इल्जामात लग रहे थे, लेकिन DGISI जनरल फैज हमीद ने या जनरल नदीम अंजुम ने या DGISPR बिल्कुल ठीक है जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उस वक्त नहीं की। इसी तरह मरियम नवाज ने फौज मुखालिफ नारे लगवाए, ये कहा कि आजाद। मैं राय साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि ये जो क्योंकि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मरियम जो है वो तो राय साहब आदत है उन्हें कहने की, ये बात जो कही है बाबर इफ्तिखार साहब ने साइफर के हवाले से, ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कही। वो ये कहते हैं कि झूठी खबरें फैलाई गई जिसका मकसद सियासी फायदा हासिल करना था। और उन्होंने ये भी कहा कि सारा साइफर का मामला सामने लाया गया तो अरशद शरीफ ने मुतादिद प्रोग्राम किए, इस हवाले से उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात और कई इंटरव्यूज किए। ये बात भी की गई कि अरशद शरीफ को मुख्तलिफ मीटिंग्स के मिनट्स और साइफर भी दिखाया गया। और फिर वो ये भी कहते हैं कि साइफर और अरशद शरीफ की वफात से जुड़े हकायक तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। और इस सिलसिले में अबहाम पैदा हुआ जब साइफर के मामले में आर्मी चीफ ने 11 मार्च को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म से कामरा में तस्करा किया, कि जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भी कहा कि हमारे लिए हैरानकुन था 27 मार्च को इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसकी हकीकत से दूर दूर तक कोई वाबस्तगी नहीं है। साइफर से मुतल्लिक हकायक मंजरेआम पर आ चुके, जिसने खोखली और मनगढ़ंत कहानी को बेनकाब कर दिया है कि कैसे सफ़ीर की राय को मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। ISI ने प्रोफेशनल अंदाज में कौमी
सलामती कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ साइफर के शवाहिद नहीं मिले। कमेटी ने ब्रीफिंग दी कि सफीर की जाती असेसमेंट है। सफीर ने जो लाएमल तजवीज़ किया वही कमेटी ने फॉरेन ऑफिस को कहा यह सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। अफवाहें, झूठी खबरें फैलाई गई जिसका सियासी फायदा था। इस हवाले से अमेरिका के दुनिया भर में रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले दिए गए। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से जोड़ा गया। फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया। हर चीज को गद्दारी और रजीम चेंज ऑपरेशन से लिंक कर दिया गया। यही वो वक्त था जब अरशद शरीफ और दीगर सहाफियों को भी एक मखसूस बयानिया फीड किया गया जिसकी हकीकत बहुत वाज़ेह हो चुकी। अरशद शरीफ जा चुके हैं इस दुनिया से। ये बहुत ही अच्छा होता कि उनकी जिंदगी में ये बात कही जाती। आज जनाजे से पहले ये सारी बातें कही गई। मैं राय साहब इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मसला यहां पर यह है कि एक साइफर आता है, उसमें अब इसका किसी जवाब, खुफिया एजेंसी इसका जवाब भी सुन लें। वो पहले भी एक जवाब रह गया, बीच में आपका सवाल आ गया था। अब इसका जवाब भी सुन लें। एक तो जिस दिन इमरान खान साहब ने ये कागज लहराया था, जिसके मुतल्लिक ये कहा गया कि कागज लहरा दिया और इमरान खान साहब ने कहा कि ये एक बैरूनी साजिश हुई है, तो जिस दिन इमरान खान साहब ने ये कागज लहराया उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। ये बात रिकॉर्ड पर आप जरा इसको चेक भी कर लें कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में इस साइफर के मुतल्लिक बात की, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पूरी फौजी क्यादत, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह शरीक थे। और उस इजलास का, उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का जो एलामिया आया था वो फौजी क्यादत की मंजूरी से आया था। चूंकि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी कवर करता हूं बतौर सहाफी, यानी प्राइम मिनिस्टर की एक्टिविटीज भी और इसी तरह ISPR की एक्टिविटीज भी कवर करता हूं, और मुझे पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ की मुलाकात होती है या जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है, यानी किसी भी प्राइम मिनिस्टर की सदारत में जब यह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है, तो जो उसका अलामिया ड्राफ्ट किया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं करता, वो सिर्फ ISPR नहीं करता, वो दोनों साइड्स की रजामंदी से वो ड्राफ्ट किया जाता है। उसको फिर एक मर्तबा रीचेक किया जाता है क्योंकि फौज के हवाले से मामलात बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो उसका जो एलामिया जो जारी किया गया था उसमें यह कहा गया था कि जो अमेरिका से मरासला आया ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नाकाबिले कबूल मदाखलत है। ये अल्फाज थे कि नाकाबिले कबूल मदाखलत है और अमरीकी नाज़मुल अमूर को डिमार्च किया जाए पाकिस्तान में भी, और फिर ये जो डिमार्च है ये वाशिंगटन में भी किया जाए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फौजी क्यादत ये समझती थी कि ये जो मरासला है ये खुली मदाखलत भी है और एक नाकाबिले कबूल मदाखलत भी है। तो इससे तो यह जाहिर होता है कि यह साइफर कोई मामूली कागज नहीं था। अगर कोई मामूली कागज होता तो हमारे DGISI वहां पर मौजूद थे, पूरी फौजी क्यादत मौजूद थी, वो किस तरह से इस डिसीजन को इंडोर्स करते कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के सफीर को, उनके उस वक्त नाज़मुल अमूर यहां पर थे, कि उनको तलब किया जाए और उनको डीमार्च किया जाए। तो इसका मतलब तो यह है कि यह साइफर जो है यह एक हकीकत थी। दूसरी बात यह है कि जो ये बात कही गई कि हमारे जो अमेरिका में सफीर थे असद मजीद साहब, उनकी जाती असेसमेंट के ऊपर मबनी था। तो साइफर जो होते हैं वो हमेशा जाती असेसमेंट के ऊपर ही मबनी होते हैं, किसी सफीर की जाती असेसमेंट के ऊपर ही मबनी होते हैं। और उनकी जो जाती असेसमेंट थी उसके अंदर उन्होंने ये अल्फाज भी लिखे थे, कोट करके लिखे थे कि ये धमकी दी गई कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को नताइज भुगतना पड़ेंगे। अब इसमें अहम तरीन नुक्ता यह है कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत या फौजी क्यादत या कोई और इदारा या चीफ जस्टिस साहब ये समझते हैं कि साइफर के अंदर ये नहीं लिखा हुआ था कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को नताइज भुगतना पड़ेंगे, तो इस साइफर को आज ही पब्लिक कर दिया जाता। यानी अब तो हमारे इदारों की साख का सवाल है। खुद DGISI ने कहा कि पिछले मार्च से हमारे ऊपर बड़ा दबाव है, एक बयानिया बनाया गया। तो इदारों की साख का सवाल था। इदारों की साख, पाक फौज की साख से बड़ा तो यह साइफर नहीं था। आज इसको पब्लिक कर दिया जाता, इमरान खान साहब को झूठा साबित कर दिया जाता कि देखें यह साइफर है, इसके अंदर तो तहरीक अदम एतमाद के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए कि अगर इमरान खान साहब को
ना हटाया गया तो पाकिस्तान को नताइज भुगतना पड़ेंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि साइफर को पब्लिक किया जाए, लेकिन इस साइफर को पब्लिक नहीं किया जाता। लेकिन हाशमी साहब, इसके ऊपर जो इमरान खान साहब का रद्द अमल आया है उसके दो नुकात बड़े अहम हैं। देखें, एक तो जाहिर है कि DGISI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और DGISPR ने, उस पर असद उमर साहब ने तो यह कहा था कि जो बंद कमरों में बातें होती हैं वो बंद कमरों की बातें बंद कमरों में रहने दें, वरना हम भी मजबूर हो जाएंगे कि बंद कमरों में होने वाली बातें हम भी मंजर आम पर ले आए, यानी जिस तरह से एक्सटेंशन की बात की गई थी। लेकिन इमरान खान साहब का रद्द अमल एक लीडर के तौर पर क्या था? उन्होंने कहा कि अगरचे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये सियासी थी, इसके नुकात सियासी थे, लेकिन मैं इसका बराह रास्त जवाब अगर दूं तो फिर ऐसे राज खुल जाएंगे जिससे पाक फौज को बतौर इदारा नुकसान पहुंचेगा, मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरी फौज को नुकसान पहुंचे। उन्होंने फिर कहा कि मैं इस मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद कराना चाहता हूं, लेकिन हकीकी तौर पर आजाद कराने का कोई फायदा नहीं होगा अगर मेरे मुल्क के पास एक मजबूत फौज नहीं होगी, क्योंकि मजबूत फौज के बगैर कोई मुल्क आजाद नहीं रह सकता। उन्होंने मिडल ईस्ट की मिसाल दी और फिर यह भी कहा कि हर सूरत मैं ये इंश्योर करूंगा कि हमारी फौज को बतौर इदारा नुकसान ना पहुंचे, वरना जो हमारी हॉस्टाइल कुव्वतें हैं जो पाक फौज के खिलाफ काम करती हैं, जिस तरह के भारत और इजराइल या जो दीगर बैरूनी कुव्वतें हैं, उनको शय मिलेगी, वो हमारी आर्मी के ऊपर, हमारी पाक फौज के ऊपर अटैक करेंगे। ये इमरान खान साहब का जो ताजा तरीन इंटरव्यू था। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अगर तनकीद करता हूं तो मैं तामीरी तनकीद करता हूं, मैं कोई आलमी कुव्वतों के साथ मिलकर मियां नवाज शरीफ की तरह साजिश नहीं करता, और मैं इस तरह से तनकीद करता हूं जैसे एक वालिद, चूंकि मैं प्राइम मिनिस्टर था, सरबराह था हुकूमत का, तो जिस तरह से एक वालिद अपने बच्चों के ऊपर तनकीद करता है अगर उसको कोई लगे कि ये कोई गलत काम हो रहा है या कोई नामुनासिब काम हो रहा है, तो मैं तो तामीरी तनकीद करता हूं। मैं कभी भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात पर बिलीव करते हैं कि इस मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज का इंतहाई मजबूत होना जरूरी है। और यह बात सब जानते हैं कि पाक फौज पाकिस्तान के अंदर बाइंडिंग फोर्स रही है, उसको हमेशा पाकिस्तान के अंदर बाइंडिंग फोर्स रहना चाहिए। पाक फौज के ऊपर सवालात नहीं उठने चाहिए। पाक फौज के मुतल्लिक जिस तरह की अब सिचुएशन बनी है, यह एक इंतहाई नामुनासिब सिचुएशन है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सिर्फ इमरान खान साहब पर तो आयद नहीं की जा सकती। यानी एक ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब तमाम जिमनी इलेक्शन भी जीत गए, जब पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ के पास सबको पता है कि मैंडेट भी नहीं है, जब सबको पता है कि इस वक्त पॉपुलर सपोर्ट इमरान खान साहब के पास है 3/4 से ज्यादा अक्सरियत, लेकिन उसके बावजूद अगर ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी, ये टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहेगा, तो फिर जाहिर है कि लोगों की नाराजगी बढ़ेगी, फिर लोग जो हैं वो सवालात करते रहेंगे। तो इस वजह से इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर कहा कि ताकत चूंकि इनके हाथ में है, इसलिए अगले इलेक्शन के लिए राह हमवार की जाए। मैं कभी भी नहीं चाहता कि इस मुल्क के अंदर कोई इंतशार की कैफियत हो। अब जो आपने कहा कि 2 घंटे बाद क्या हुआ, यानी DGISI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके 2 घंटे बाद तक आप देखें क्या होता रहा और किस तरीके से फौज के कंधे पर बंदूक रखकर इस इंपोर्टेड हुकूमत ने चलाई। फौरन जैसी DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, उसके बाद खुर्रम दस्तगीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और नौबत यहां तक आ गई कि अताउल्लाह तारड़ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। तो अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने और राना सनाउल्लाह ने अब अताउल्लाह तारड़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है, तो फिर इससे बेहतर है कि इमरान खान साहब से आप सुलह कर लें। अगर ये नौबत आ गई या 6 घंटे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, और इसका मकसद एक ये भी था कि अरशद शरीफ साहब का जो जनाजा था उससे तवज्जो हटाई जा सके, जिसके अंदर हजारों की तादाद में इस्लामाबाद में लोग शरीक थे, और ऐसे लोग भी जो कि नून लीग के करीबी लोग माने जाते हैं, वो भी ये कह रहे थे कि ये इस्लामाबाद की तारीख के जो बहुत बड़े जनाजे हुए हैं उनमें से एक जनाजा था। अच्छा राय साहब, और भी कुछ बातें जो है ना वो खान साहब की तरफ से भी और फिर फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ बातें कही हैं। खान साहब क्या कहते हैं कि फौज हुकूमत का इदारा है, हुकूमती इदारे के सरबराह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ ही कहते हैं कि हम सियासत में नहीं।
एस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसी बात नहीं की कि फौज को नुकसान पहुंचे। दुश्मन चाहते हैं कि हमारी फौज कमजोर हो। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दूं तो बराह रास्त फौज पर बात जाएगी और हमेशा कोशिश की है कि तनकीद करूं तो तामीरी करूं। आजम सवाती को नंगा करके तशद्दुद किया गया। किसकी बेइज्जती हुई? इससे मुल्क और फौज की बेइज्जती हुई। बोलना शुरू हो तो नुकसान मुल्क का होगा। एक दायरे के बीच में बोलता हूं, इशारों से बात करता हूं। साइफर की तहकीक करने की बजाय इसे खत्म करने की कोशिश की गई। हमें साजिश का पता था, तमाम खबरें आ रही थी कि जनरल बाजवा को बताया कि अगर साजिश कामयाब हो गई तो मईशत को नुकसान होगा। मुझे क्या डील करनी थी, कोई मुझे क्या दे सकता है? ये साजिश रोक सकते थे लेकिन नहीं रोकी। और अस्करी क़यादत से मुलाकात, हमारी मीटिंग ऐवान सदर में हुई। आरिफ अलवी बीच में थे। एक बात कहता हूं कि मुल्क को निकालना है तो इंतखाब के अलावा कोई रास्ता नहीं। और ये बात मैं 5 माह पहले से ही ये बात कर रहा था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। मैंने बंद कमरे में क्या डील करनी थी? मैं कहीं ऐसी डील करने का सोच भी नहीं सकता। मैंने एक बात की कि मुल्क को दलदल से निकालने का रास्ता शफाफ इलेक्शन है। राय साहब, एक और भी मामला यहां पर यह है कि श्री मजारी का भी उन्होंने हवाला दिया और फिर अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी कुछ बात की। अब एक जो अहम बात है वो है अरशद शरीफ की पुरअसरार मौत तो नहीं कहेंगे, दिन दिहाड़ा बेईमाने एक कत्ल हुआ और फिर इसकी एक फोरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी आई है। क्या सर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्या लिखा गया है इस रिपोर्ट में, क्योंकि कौम रिलाई कर रही है इस रिपोर्ट के ऊपर भी? देखिए आशमी साहब, एक तो DGISI ने खुद ये माना कि अगरचे कीनिया की पुलिस ये कह रही है कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी के केस के अंदर उनको निशाना बनाया गया, लेकिन DGISPR ने भी माना और DGISI ने भी माना कि कीनिया की पुलिस के इस दावे के ऊपर बहुत से सवालात उठते हैं। इसीलिए इसके ऊपर एक आलमी सतह का भी अगर तहकीकाती कमीशन बनाया जाए तो वो भी बनाया जाना चाहिए। अब इस पर आशमी साहब 2 किस्म की जो रिपोर्ट्स आई हैं, एक तो पाकिस्तान के अंदर जो पोस्टमार्टम हुआ है अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी का, जब उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान में लाई गई, और एक रिपोर्ट अब कीनिया के मीडिया ने भी जारी की है कि जहां पर अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया था उसके बाद उनकी जो डेड बॉडी है वो उस जगह से 74 किलोमीटर दूर, 74 किलोमीटर, 74 किलोमीटर दूर एक सर्द खाने में रखी गई थी। और उसके बाद जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने जारी की थी उसमें बताया गया था कि एक गोली उनके जो सर पर लगी उसकी वजह से अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई। अब जो पिम्स में एक पोस्टमार्टम हुआ है, 8 रुकनी जो डॉक्टर्स की टीम थी, उसमें बताया यह गया कि एक तो उनके फेफड़े में गोली लगी, एक उनके सर के पिछले हिस्से में लगी और 30 मिनट के बाद, यानी 30 मिनट उनका खून बहता रहा और 30 मिनट के बाद अरशद शरीफ साहब की जो वफात है वो हुई। लेकिन कीनिया का मीडिया जो है, आज भी मैं देख रहा था और आज भी मैं उनके अखबारात पढ़ रहा था, आज भी वो कह रहा है कीनिया का मीडिया कि अरशद शरीफ साहब की मौत पर और उनकी शहादत पर जो सवालात खड़े किए हैं हमने, यानी कीनिया के मीडिया ने, पाकिस्तानी मीडिया ने तो कोई सवाल नहीं खड़ा किया, तो कीनिया के मीडिया ने जो सवालात खड़े किए हैं उनका जवाब देने से अब तक कीनिया की पुलिस कासिर है। इस वजह से ये जो पूरा मामला है ये बहुत ही ज्यादा मशकूक है और इसके लिए एक ही हल है कि इंटरनेशनल लेवल का इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए, यूएन की सुपरविजन में ये कमीशन बने। और यूएन की सुपरविजन में कमीशन बनना इसलिए भी मुश्किल नहीं है कि खुद यूएन ने भी अब कीनिया से कहा है कि इसकी तहकीकात की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। वीर जी, आज का शो था हमारा, अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।